क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बच्चे ने अभी कक्षा 7वीं पास करी हो एंड वो रोज अपने घर वालों से एक ही जिद कर रहा हो एंड बार बार एक ही चीज कह रहा हो कि पापा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप भी अपना वादा पूरा कर दीजिए और मुझे एक साइकिल दिला दीजिए। उस पिता ने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन एक ऐसे बुरे सपने के रूप में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक दिन वो बच्चा बाहर खेलने जाता है एंड वहाँ जहाँ वो खेल रहा होता है वहाँ उसका पिता आता है एंड उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर ये कहकर लेके जाता है कि चलो अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। एंड वो बच्चा बाद में मिलता तो ज़रूर है, लेकिन एक तालाब में तैरता हुआ। हैरानी की बात ये नहीं है कि कत्ल हुआ था, हैरानी की बात ये है कि कातिल कोई उसका अपना यानी कि वो था जिसने उस बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। जी हाँ, उसका कातिल खुद उसका सगा बाप था, जिसने 60 गज टुकड़े के चक्कर में और शराब की लत के चक्कर में अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी थी। आखिर कोई पिता अपने बेटे को कैसे मार सकता है? आखिर कोई ऐसे इतना हैवान कैसे बन सकता है? चले जानते हैं आज की इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे पिता के बारे में है जिसने नशे और एक 60 गज के टुकड़े के चक्कर में अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी। और हत्या भी कुछ उसने इस प्लानिंग के साथ करी कि उसका मकसद दूसरा भी पूरा हो सके। जी हाँ, इस हत्या के पीछे उसका मेन मकसद खाली हत्या करना नहीं था, जबकि एक ऐसे प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाना था जो उसने बहुत पहले ही बना ली थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से। वो छोटा सा घर ग्रेटर नोएडा में स्थित था, जहां ये 13 साल का सुधांशु भाटी नाम का बच्चा, जो अभी अभी ब्लूम स्कूल में पढ़ा करता था, उसने अभी अपनी कक्षा 7वीं पास करी थी। जिस कक्षा 7वीं को पास कर कर वो इतना खुश था कि उसको एक मान लो सपना पूरा होने वाला था। जी हाँ, वो सपना था सुधांशु भाटी का एक साइकिल पाने का। एंड वो साइकिल जो उसके पिता ने ही उसको खरीद कर लाने का वादा किया था और ये कहा था कि अगर तुम अच्छे नंबरों से पास होते हो तो तुम्हें मैं एक साइकिल खरीद कर दूंगा। सुधांशु ने तो अपना वादा निभाया और अपनी कक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करी, लेकिन जो उसका पिता था वो कहीं ना कहीं अपने वादे में विफल हो गया था। सुधांशु को साइकिल मांगते मांगते अपने पिता से पूरा अप्रैल का महीना बीत गया था। वो रोज अपने पिता के पास जाता एंड एक ही चीज दोहराता कि पापा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे अपने वादे अनुसार मेरी एक साइकिल दिला दीजिए ताकि मैं भी और बच्चों के साथ जाकर साइकिल वाइकिल चला लिया करूं। लेकिन किसी को कहाँ पता था कि प्रदीप के यानी कि जो उसका सुधांशु का पिता होता है, उसका नाम प्रदीप भाटी होता है, प्रदीप के मन में कहीं और ही कुछ ऐसा चल रहा था, यानी कि वो 60 गज के एक प्लॉट का नक्शा घूम रहा था जिसने आगे चलकर सुधांशु की जान ले ली थी। दिन आता है 6 मई 2026 का। सुधांशु अपने दोस्तों के साथ पास में ही एक ग्राउंड में खेल रहा था। तभी प्रदीप वहां पर अपनी कार से पहुंचता है एंड सुधांशु को बुलाता है। सुधांशु वहां पे नंगे पैर घूम रहा था। जी हाँ, सुधांशु के पैर में चप्पल तक नहीं थी। सुधांशु ऐसे ही भागा दौड़ा अपने पापा की कार के पास जाता है एंड जब वो अपने कार के पास जाता है तो वो फिर से अपने पापा यानी प्रदीप भाटी से जिद करता है साइकिल की। तो अब प्रदीप भाटी उसको कहता है कि चलो तुम इतने दिनों से अपनी साइकिल मांग रहे हो तो आज मैं तुमको तुम्हारी साइकिल दिला ही देता हूँ। एंड सुधांशु वही नंगे पैर उस गाड़ी में बैठ जाता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो ये सपने सजाने लगा था कि आज तो मैं अपनी साइकिल पर बैठकर पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाऊंगा, अपने सभी यार दोस्तों को अपनी नई नई साइकिल दिखाऊंगा एंड खूब उनके साथ मस्ती करूंगा। तो उसी दिन जब रात के 9 बज रहे थे तो प्रदीप क्या करता है, अपने गांव सिरसा, जो कि उसका गांव सिरसा लगता था, सिरसा के गांव में अपने घर पहुंचता है एंड वहां जाकर अपने घर में आवाजें लगाने लगता है कि सुधांशु सुधांशु बेटा कहाँ हो तुम, इधर आओ। लेकिन उसको कहीं से भी उल्टा जवाब नहीं मिलता, यानी कि सुधांशु की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। वो बेटी और पत्नी से पूछता है कि सुधांशु आखिर है कहाँ पर, जब देखो हर टाइम खेलता रहता है, इधर उधर कूदता रहता है, कभी भी वो घर पर नहीं टिकता है, आज उसकी खबर लूंगा। तो जैसे ही सब उसको बुलाते हैं, माँ भी आवाज लगाती है सुधांशु, बहन भी बुलाती है सुधांशु, लेकिन जब उनको घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सभी लोग आसपास में ढूंढने निकल पड़ते हैं। माँ भी ढूंढने जाती है, बहन भी ढूंढने जाती है, प्रदीप भी ढूंढने निकलता है। प्रदीप उस रात अपने लापता बेटे को ढूंढने का इस प्रकार नाटक करता रहा कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी ढूंढ रहा था, वो अपने परिवार के साथ भी ढूंढ रहा था एंड कोई भी ऐसी गली मोहल्ला या सड़क नहीं थी जो प्रदीप ने उनके साथ मिलकर ना छानी हो। उसने सबको फोन मिलाए जहां जहां उसके होने की आशंका हो सकती थी। सबके उसके जो यार दोस्त थे उनसे भी पूछताछ करी कि किसी ने सुधांशु को देखा है, लेकिन सब जगह से सिर्फ
उनको नाकामी ही हाथ से लगी। तो इसी खोजबीन में पूरी रात गुजर जाती है एंड दिन निकल आता है, सूरज निकल आता है यानी कि, एंड सुधांशु का कोई अता पता नहीं चलता है। तो अगले दिन बृहस्पतिवार को जो सुधांशु के चाचा होते हैं वो काशना क्षेत्र के थाना में पहुंचकर उसके लिए कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। एंड जैसे ही कंप्लेंट दर्ज होती है पुलिस भी सुधांशु की खोजबीन में जुड़ जाती है। तो सभी लोग जब सुधांशु को ढूंढ रहे थे तो तभी गांव में खबर फैलती है कि वहीं गांव के पास एक तालाब में एक बच्चे की लाश तैर रही है। तो जैसे ही ये खबर गांव में सबको पहुंचती है, सुधांशु के घर पर पहुंचती है, तो सब लोग उस तालाब की तरफ भागते हैं। इवन दो पुलिस को भी इत्तला की जाती है कि वहां पर ऐसे उस तालाब में एक बच्चे की लाश तैर रही है, आप भी तुरंत पहुंचिए। तो पुलिस के भी सारे आला अधिकारी उस तालाब पे पहुंचते हैं एंड जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं सबके कान खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, सबके कान। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सुधांशु की थी। वो सुधांशु भाटी जो कल अपने पिता के साथ एक सपना लेकर चला था कि उसका एक सपना पूरा होगा। वो सुधांशु भाटी जिसको सब उसके घर वाले कल रात से ढूंढ रहे थे। तो पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है एंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो खुलासा ये होता है कि जो सुधांशु की मौत हुई थी वो गला दबाने की वजह से हुई थी। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर आती है तब असली खेल शुरू होता है प्रदीप भाटी का। वो प्रदीप भाटी कोहराम मचा देता है, रो धोकर पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता है कि सर मेरे बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही सगे भाइयों ने मारा है। और वो अपने ही सगे भाइयों संदीप, रोहित और मोहित पर ये आरोप पड़ने लगता है। पुलिस वजह पूछती है प्रदीप भाटी से कि आखिर तुम्हारे सगे भाई अपने ही भतीजों को क्यों मारेंगे। तब वो पुलिस को एक ऐसा बात बताता है कि पुलिस भी सुन के हैरान हो जाती है। जी हाँ, वो पुलिस को बताता है कि हम भाइयों के बीच कुछ टाइम से 1-2 बीघा ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें सब ने अपनी अपनी दुकानें बना रखी है, सबको अच्छा किराया आता है। लेकिन उसी 2 बीघा ज़मीन के अंदर एक 60 गज का प्लॉट है जिसको लेकर उन सगे भाइयों में हमेशा तनातनी बनी रहती थी। जो ये दुकानें बनी हुई थी, इन दुकानों से सभी भाइयों को बड़ा ही अच्छा खासा किराया आता था एंड सब भाई इसके अलावा भी और कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन जो प्रदीप भाटी होता है वो इसके अलावा और कुछ काम नहीं करता है। वो दिन भर नशा करता है एंड इसी किराए की पैसे से, आमदनी से अपना गुजर बसर कर रहा होता है, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा होता है। जिस 60 गज की जमीन को लेकर इन भाइयों में विवाद रहा करता था, कुछ टाइम पहले उस 60 गज की जमीन पर जो इसका प्रदीप का सबसे बड़ा भाई होता है संदीप, वो अपने पिलर लगाने शुरू कर देता है। एंड जैसे ही एक खबर प्रदीप को पहुंचती है, प्रदीप वहां पहुंचकर तमाशा शुरू कर देता है। एंड जब ये तमाशा होता है तो इन भाइयों के बीच कुछ मारपीट होती है, जिस मारपीट के बाद प्रदीप क्या करता है, नियर बाय थाने में जाता है एंड अपने भाइयों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट करी है। लेकिन आपको भी पता है कि ज़मीनी जायदाद के मामले में पुलिस भी इतना एक्टिवली एक्शन नहीं लेती है। पुलिस इस मामले को वहीं पे रफा दफा कर देती है, लेकिन फिर भी प्रदीप वहाँ पे कंप्लेंट लिखवा कर आ जाता है। इस लड़ाई के बाद प्रदीप एक ऐसा प्लान बुनता है जिस प्लान में वो अपने सुधांशु जो उसका बेटा होता है उसको शामिल करता है, उसकी हत्या करता है। एंड उसकी हत्या में वो ये सोचता है कि जैसी उसकी हत्या होगी वो अपने इसका आरोप अपने सगे भाइयों पर मढ़ देगा एंड उसके बाद जो भी उसकी पूरी 2 बीघा ज़मीन है, जो उसकी भाइयों की 2 बीघा ज़मीन है, सब उसके नाम आ जाएगी एंड वो सबके मजे लेकर सबसे शराब पिएगा एंड फुल अय्याशी काटेगा। जब प्रदीप ये सब पुलिस को बता रहा था तो पुलिस को प्रदीप की बातों पे कुछ शक हुआ, और क्योंकि ऑलरेडी वो नशे वगैरह करता था तो पुलिस इतना एक्टिवली उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी। तो जब पुलिस को शक होता है तो पुलिस उसके और भाइयों से भी इस चीज़ को लेकर पूछताछ करती है। तो उसके भाई बताते हैं कि सर आप बिल्कुल निष्पक्ष जाँच कर सकते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड अगर हमने ऐसा कुछ किया होगा तो आप फ्री हो हमारे ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस तभी सारे सीसीटीवी खंगालती है एंड एक सीसीटीवी में पुलिस को सुधांशु प्रदीप की ही गाड़ी में बैठता हुआ नजर आता है। एंड साथ ही साथ जब पुलिस को सीसीटीवी मिलता है तो वो तुरंत जाते हैं प्रदीप भाटी के पास एंड उससे ये पूछते हैं कि इस सीसीटीवी में सुधांशु तुम्हारे साथ बैठा हुआ दिखाई दिया है, तुम्हारे साथ सुधांशु गया था एंड उसके बाद सुधांशु को किसी ने ही नहीं देखा, तो आखिर अब तुम बताओ कि आखिर में सुधांशु है तो है कहाँ। प्रदीप शुरू में तो आनाकानी करता है, इधर उधर की बात घुमाता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से यानी कि सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रदीप भाटी टूट जाता है एंड वो पुलिस को एक ऐसा राज खोलता है जिस राज में उसने अपने बेटे को मारकर अपने भाइयों को फंसाने की साजिश रच चुकी थी। तो वो सारे जब राज पुलिस को खोल देता है एंड पुलिस उसको पकड़ती है तो वो क्या करता है, वो एक सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। वो एक धारदार हथियार से अपना गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उसको पकड़ लेते हैं एंड उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करके पुलिस को उसको सुपुर्द कर देते हैं। जब प्रदीप पुलिस को ये राज बता रहा था तो उसने पूरी कहानी कुछ इस प्रकार सुनाई कि उसने सबसे पहले सुधांशु को वहाँ जहाँ वो खेल रहा था वहाँ से गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठाकर वो उसको साइकिल देने के बहाने लेके तालाब के पास लेके गया एंड वहाँ तालाब के पास उसने रस्सी से गला दबाकर गला घोंट कर
सुधांशु की हत्या कर दी एंड बॉडी को वहीं तालाब में फेंक दिया, क्योंकि प्रदीप जानता था ये तालाब गांव का तालाब है एंड कोई ना कोई यहाँ से गुजरता रहता है एंड जैसे ही बॉडी थोड़ा फ्लोट करेगी वो वापस तालाब के ऊपर वाली सतह पे आ जाएगी एंड जब लोगों को पता चलेगा ये सुधांशु है तो प्रदीप अपना खेल आगे का रचेगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ग्रेटर नोएडा में जो जमीन की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, लेकिन क्या कोई पैसा अपने सगे भाइयों से या अपने इकलौते बेटे से बढ़कर हो सकता है? क्या इंसान इतना लालची हो सकता है कि इस पैसे के चक्कर में वो अपने सारे खूनी रिश्तों को भूल जाए और इतना अंधा हो जाए कि अपने बेटे की हत्या कर दे और अपने भाइयों को फंसाने की साजिश बुन दे? तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।